तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आज आप लोगों को क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है, जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर 12 की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वो शुरू करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि आप 11th में लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं। आप 12th में आप सॉलिड स्टेट के बारे में डायरेक्ट पढ़िएगा। आपको पता होगा कि मैटर, कोई भी मैटर है, उसको देर 5 टाइप में हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। एक होता है सॉलिड, होता है लिक्विड, होता है गैस, होता है प्लाज्मा, होता है बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेंट होता है। तो हम इस लेक्चर में किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट में, और पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा। तो ये चैप्टर शुरू होता है एक क्वेश्चन के साथ, व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड क्या है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बतलाते हूँ। सॉलिड क्या होता है, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। सॉलिड के अंतर्गत क्या सब है, सॉलिड का अगर एग्जांपल पूछे तो हुआ साल्ट हुआ, शुगर हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये सब क्या है, सॉलिड का एग्जांपल है। जैसे आपके पास आपके हाथ में मोबाइल है, वो क्या है, सॉलिड है। लैपटॉप है, सॉलिड है। जिस बेंच पे आप बैठे हुए वो सब क्या है, सॉलिड है। जिसका क्या है, रिजिडिटी के साथ साथ ज्योमेट्री निश्चित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। अब देखिए कुछ सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड का कुछ विशेषताएं होती है। क्या होती है सॉलिड की विशेषताएं, सॉलिड में का जो सॉलिड की जो विशेषताएं होती है, मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा मैटर के बारे में कुछ डिफाइंड, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या है, अगर वो किस स्टेज में रहेगा, सॉलिड स्टेज में है। अगर आप उसको क्या कीजिएगा, अगर आप उसको हीट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, लिक्विड स्टेज में आ जाएगा। अगर इसको और ज़्यादा आप हीट कीजिएगा तो किस स्टेज में आएगा, ये आ जाएगा गैसियस स्टेज में। और इसको ज़्यादा अगर आप हीट कीजिएगा तो ये हाईली एक्साइटेड आयनिक फॉर्म में आ जाता है, और क्या हो जाता है, प्लाज्मा फॉर्म में। और जब और इससे ज़्यादा ठंडा, अगर आप इस प्लाज्मा को ठंडा कीजिएगा तो गैस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। उसके बाद क्या आता है, सॉलिड फॉर्म में आएगा। और अगर आप इसको और कूल कीजिएगा सब बहुत ज़्यादा, यानी कि -160 डिग्री के समथिंग डिग्री सेल्सियस के समथिंग अगर आप कूल कीजिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो BEC बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेंट के फॉर्म में आ जाएगा, जो पदार्थ की स्टेट होता है। पदार्थ का 5 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसी में क्या होता है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, एटम, मोलिकुल्स, आयन होता है, वो कैसे अरेंज रहता है। सॉलिड में क्या रहेगा, थोड़ा काफ़ी क्लोजली अरेंज रहेगा, बिल्कुल आपस में क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। लिक्विड में क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा ये गैप बना के रहेगा। और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा। गैस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा मोलिकुल्स रहेगा, काफ़ी दूर रहेगा, ये रेगुलर अरेंज नहीं रहेगा। प्लाज्मा में किस फॉर्म में आ जाएगा, प्लाज्मा में ये देखिएगा कि ये आयनिक फॉर्म में, ये आयन के फॉर्म में क्या होता है, ये आ जाता है। ये आयनिक फॉर्म में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हाईली एक्साइटेड रहता है। और बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेंट फॉर्म जो होता है, आइंस्टाइन कंडेंसेंट, उसमें क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है मोलिकुल्स। इतना ठंडा रहता है, और इतना मतलब आप क्लोजली पैक रहता है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। तो प्लाज्मा अवस्था तो हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेंट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन कैल्शियम, पोटेशियम को 142 डिग्री माइनस तक ले जाया गया है, लेकिन वो अभी तक प्लाज्मा अवस्था में नहीं जा पाया। पोटेशियम पे कोशिश किया गया, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। मतलब ये क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, 140 डिग्री माइनस से ज़्यादा आप हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके कारण। तो ठोस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ठोस के अणु क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठोस के अणु क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब क्या होता है, आपस में सटा सटा होता है। इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होता है, यानी कि ठोस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, अधिक होता है। कुछ एक्सेप्शंस है इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होने का। अब देखिए जैसे रबर क्या होता है, रबर का मतलब आप खींचिएगा तो खींचा जाता है। अब देखिए ठोस का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, नहीं होता है। ठोस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है। लेकिन इसका आप एक एग्जांपल, आप जैसे ठोस में आप देख रहे हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे पोरोटी हुआ, स्पॉन्जी हुआ, ये सब में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है।
लेकिन फिर भी ये क्या है, सॉलिड है। इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठोस को आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप इसको कंप्रेस करके प्रेशराइज कीजिएगा तो ये मतलब बर्बाद हो जाएगा। इसे कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं ना, सॉलिड में ला सकते हैं। गैस को कंप्रेस कर सकते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे एलपीजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। एलपीजी क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, उसको कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में ला। इसके डेंसिटी जो होते हैं अधिक होते हैं। ठोस का क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, अधिक होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोस का वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग फोर्स। ठोस का वर्गीकरण क्या किया जाता है, दो आधारों पर किया जाता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्स स्ट्रक्चर और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग फोर्स। पहला जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इस आधार पे हम ठोस को दो, संरचना के आधार पे ठोस को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, वे रवेदार ठोस कहलाता है। वे ठोस जिसमें रिजिडिटी के साथ साथ जिसका क्या होता है, ज्योमेट्री निश्चित होता है, उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि रिजिडिटी के साथ साथ जिसका ज्योमेट्री निश्चित होता है उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल में डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, साल्ट हुआ, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन ठोस को की विशेषताएं क्या सब है। इसकी मेन विशेषताएं हैं कि इनके परमाणु, अणु, एटम्स, मोलिकुल्स और आयन क्या होते हैं, रेगुलर रूप से व्यवस्थित रहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होगा, एटम्स, मोलिकुल्स और आयन क्या होगा, रेगुलर रूप से व्यवस्थित रहेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो रेगुलर रूप से अरेंज रहता है। इसके ज्योमेट्री क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या रहेगा, ज्योमेट्री निश्चित रहेगा। इसे प्लेन सरफेस में ब्रेक किया जा सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं, प्लेन सरफेस में ब्रेक किया कर सकते हैं। यानी कि अगर आप उसको काटिएगा ना तो प्लेन सरफेस में टूट जाएगा। जैसे आप डायमंड को काटिएगा तो एक प्लेन सरफेस में टूट जाएगा। इसके मेल्टिंग, इसे डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे क्या किया जा सकता है, डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होते हैं। ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एनआइसोट्रॉपिक होता है, यह ट्रू सॉलिड कहलाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या कहलाता है, ट्रू सॉलिड कहलाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या कहलाता है, ट्रू सॉलिड। अब देखिए नॉन क्रिस्टलाइन, दूसरा टाइप जो होता था ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर के आधार पे जो हम ठोस को दो भाग में बांटे थे ना, पहला था क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा था नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे, वह सॉलिड जिसमें रिजिडिटी होती है लेकिन उसका ज्योमेट्री क्या होता है, निश्चित नहीं होता। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, दृढ़ता जिसमें होगा, ज्योमेट्री, और जबकि ज्योमेट्री उसका क्या होगा, निश्चित नहीं होगा। ज्योमेट्री निश्चित नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें जिस रूप में दीजिएगा वो रूप अपना चेंज कर लेगा। जैसे ग्लास हुआ, प्लास्टिक हुआ, पॉलीमर्स हुआ, प्रोटीन्स हुआ, इसका क्या होता है, ज्योमेट्री, रिजिडिटी तो होता है इसमें लेकिन उसका ज्योमेट्री निश्चित नहीं होता। तो ऐसे को क्या कहेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। कैरेक्टर्स, अब देखिए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का कुछ एग्जांपल भी देख लिए। अब हम इसका क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी विशेषताएं क्या सब है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जस्ट तो क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स, मोलिकुल्स और आयन, यानी कि इसके परमाणु, अणु और आयन क्या होते हैं, अनियमित, रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं। यानी कि अनियमित होते हैं, मतलब इरेगुलर रूप से क्या होते हैं, अरेंज रहता है, मतलब सही रूप से अरेंज नहीं रहता। इसकी ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या होती है, ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती। तीसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसे प्लेन सरफेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता। यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं, प्लेन सरफेस में ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होता है, इसे डिफॉर्म नहीं किया जा सकता। यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं। डिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में ला सकते हैं इजिली। उसे क्या करते हैं, इससे डिफॉर्म किया जा सकता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होते हैं। यानी कि मेल्टिंग द्रवनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब पॉइंट के बारे में आप आगे पढ़िएगा। लेकिन इसका क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, निश्चित नहीं होता। ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी नंबर में, इसे सूडो सॉलिड कहा जाता है। सूडो सॉलिड का मतलब क्या, वास्तविक ठोस कहा जाता है, सूडो सॉलिड कहा जाता है। अब देखिए हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेन प्रॉपर्टी जो है, इसको, इसके बीच में डिफरेंस जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में जो अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप VBA में लिख लीजिएगा।
और जो भी हम टॉपिक बता रहे हैं इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ये बोल सकते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसी चैनल पे, जिस चैनल का नाम है मेरा क्लास, जिस पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 6 to 12 सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर अपलोड है, एनसीईआरटी का भी, और ये पीडीएफ के माध्यम से भी स्पेशल वीडियो भी अपलोड करा रहे हैं। चाहे अकाउंट हो, कंप्यूटर हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, ड्राइंग, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ साथ जनरल कंपटीशन के लिए जो यूपीएससी के स्टूडेंट है उसके लिए भी एक अलग सेक्शन से अलग टीचर के द्वारा, पार्टिकुलर टीचर के द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है। साथ में जनरल कंपटीशन के लिए भी रीजनिंग का, मैथ का, जीके का, जीएस का, सबके लिए ये स्टडी रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के आपको मिलेगा यहाँ पे। तो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसका हम लोग अंतर देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या अंतर है? देखिए, क्रिस्टल एक बॉक्स में हम क्रिस्टलाइन के बारे में बताया, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, परमाणु, अणु या आयन क्या होता है, नियमित रूप से व्यवस्थित रहता है। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, परमाणु, अणु या आयन नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं रहता है, यानी कि अनियमित रूप से व्यवस्थित रहता है। इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका ज्योमेट्री क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, ज्योमेट्री अनिश्चित होता है। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, सॉरी, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होगा, ज्योमेट्री निश्चित होगा, और जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्योमेट्री क्या होगा, अनिश्चित होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कर सकते हैं, प्लेन सरफेस में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्लेन सरफेस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम डिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम डिफॉर्म, यानी कि इसे डिफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन इसे डिफॉर्म नहीं किया जा सकता। यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम डिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट अनिश्चित होता है, कोई मिक्सित नहीं होता है। यह एनएसोट्रॉपिक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एसोट्रॉपिक कहलाता है। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को एनएसोट्रॉपिक कहेंगे और नॉन क्रिस्टलाइन को क्या कहेंगे, एसोट्रॉपिक कहेंगे। या ट्रू सॉलिड कहलाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या कहलाता है, ट्रू सॉलिड कहलाता है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या कहलाता है, सूडो सॉलिड कहलाता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपस में परिवर्तन। क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर, यानी कि हम कैसे एक दूसरे को आपस में क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदल देना, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदल देना। उसके बारे में हम लोग जानकारी अध्ययन कर प्राप्त करेंगे। क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर तेजी से ठंडा करने पर वह नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको पिघलाकर आप तेजी से ठंडा कीजिएगा ना, वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर कमरे की ताप, यानी कि कमरे की ताप क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस या 290 केल्विन पर धीरे धीरे ठंडा करने पर वह क्या होता है, क्रिस्टलाइन बन जाता है। यानी कि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर तेजी से ठंडा कीजिएगा तो नॉन क्रिस्टलाइन बन जाएगा, और अगर आप नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर कमरे की ताप पे, मतलब आराम आराम से छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के लिए, तो किसमें परिवर्तित हो, क्रिस्टलाइन में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अगर नॉन क्रिस्टलाइन है उससे नॉन क्रिस्टलाइन बनाना है तो क्या करिए, उसको गर्म कीजिए और तेजी से उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अगर नॉन क्रिस्टलाइन है उसको से क्रिस्टलाइन चाहिए तो उसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसे पिघला कर यानी गर्म कर धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्ट्स जो क्या है, क्वार्ट्स एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ग्लास है। क्वार्ट्स को जब आप पिघला कर यानी गर्म कर तेजी से ठंडा कीजिएगा तो ग्लास में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर जब आप ग्लास को पिघला कर धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा तो क्वार्ट्स में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बीबीआई होता है, और अगर आपको इसका नोट्स लिखना है तो आराम से हम क्या करिए, ये लिख लीजिए, आपको हम टाइम देंगे थोड़ा देर, आप नोट्स लिख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए तो कोशिश करते हैं पीडीएफ भी आपके लिए उपलब्ध करवाने का, लिंक अपलोड करवा देंगे। अब देखिए, क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रिस्टल, रवाकरण और रवा क्या होता है। किसी भी पदार्थ को क्रिस्टलाइजेशन किसे कहेंगे, किसी भी पदार्थ के विलयन को गर्म कर ठोस पदार्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ है उसका विलयन जो है उसको गर्म कर ठोस पदार्थ प्राप्त करना, यानी कि सॉलिड मटेरियल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्रिस्टल कहते हैं। यानी कि क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं।
सुपर कोल्ड लिक्विड यानी कि अति शीतलित द्रव। कुछ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड को कुछ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड में फ्लो की टेंडेंसी होती है, यानी कि कुछ क्रिस्टलाइन या एमोर्फस सॉलिड जो होता है उसमें क्या होता है, फ्लो की टेंडेंसी होती है। ऐसे मैटर को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, यानी कि कुछ को क्रिस्टलाइन यानी कि कुछ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें क्या होता है, फ्लो की टेंडेंसी होती है। आपको पता होगा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को कि क्या कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लो की टेंडेंसी होती है। और ऐसे मैटर को ही हम क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास कांच क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही क्या कहते हैं, वो एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड के कारण ही सुपर कूल्ड लिक्विड का कारण सनलाइट होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड का कारण क्या होता है, सनलाइट होता है। इसी के कारण पुराने मकान में लगे कांच की खिड़की की निचली भाग क्या होता है, मोटा हो जाता है। जब कांच को आप देखिएगा, कांच में क्या होता है, सनलाइट और टेम्परेचर के कारण क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण क्या होता है, उसका उसके मोलिकुल्स के बीच में क्या होता है, फ्लो की टेंडेंसी होती है। वो ऊपर से बह के नीचे आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कांच का ऊपर वाला परत पतला, नीचे वाला परत क्या होता है, मोटा हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, कांच को हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सुपर कूल्ड लिक्विड व्हाट इज द मीन बाय सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इन दो सॉलिड मटेरियल विच हैव टेंडेंसी ऑफ फ्लो बिटवीन देयर मोलिकुल्स, उनके मोलिकुल्स के बीच में क्या हो, फ्लो की टेंडेंसी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड कहेंगे। तीसरा आता है, अब देखिए सॉलिड को दो भाग में बांटे थे, एक था ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग फोर्स। मोलिकुलर स्ट्रक्चर के आधार पे आपको पता होगा दो भाग में बांटे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग फोर्स। बॉन्डिंग फोर्स या केमिकल बॉन्ड के आधार पे हम सॉलिड को चार भाग में बांटते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग फोर्स। बॉन्डिंग फोर्स के आधार पे चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन होता है, आयनिक सॉलिड, आपको पता होगा सॉलिड को ही प्रायः क्रिस्टल कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, कोवलेंट सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। ये सब क्या है, चार टाइप है सॉलिड का। आयनिक सॉलिड किसे कहेंगे, वे ठोस जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है उसे क्या कहेंगे, हम आयनिक सॉलिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इस समय आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसमें होगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, प्रायः आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि उसके आयन के ट्रांसफर से होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो सोडियम क्लोराइड है ना, Na सो यार Ma हो जाता, Na+Cl, गिब्स क्या देता है, NaCl देता है। इसमें क्या करता है, Na एक आयन और Cl इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में ट्रांसफर करके क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कैसा है, ये क्या बनाता है, मेटल, ये एक आयनिक बॉन्ड सॉलिड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉलिड। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है आयनिक बॉन्ड का, उसके बारे में जान लीजिए। ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड वाले जो भी मटेरियल होगा, सॉलिड होगा, वो क्या होगा, जल में घुलनशील, या कि जल में डिजोल्व हो जाएगा। इसके द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ये जल में आयन प्रदान करते हैं, यानी कि जब ये जल में घुलेगा तो क्या करेगा, आयन प्रदान करेगा। आपको पता होगा एटम्स होता है, मोलिकुल्स होता है, आयन होता है। आयन को मतलब क्या होगा, जब कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, चार्ज के फॉर्म में आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, आयनिक आयन कहेंगे। ये द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक एवं ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, जबकि सॉलिड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होगा, और जबकि लिक्विड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। यानी कि सुचालक किसे कहते हैं, कंडक्टर को, कुचालक किसे कहते हैं, इंसुलेटर को, और एक होता है सेमी कंडक्टर। इसी में आगे हम पी टाइप एन टाइप सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए कोवलेंट सॉलिड और कोवलेंट क्रिस्टल के क्या है, कोवलेंट सॉलिड और कोवलेंट क्रिस्टल किसे कहेंगे, वे सॉलिड या क्रिस्टल जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं, कोवलेंट सॉलिड या कोवलेंट क्रिस्टल कहेंगे। उससे क्या कहेंगे हम, कोवलेंट सॉलिड या कोवलेंट क्रिस्टल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, सिलिकॉन ऑक्साइड हुआ, सिलिकॉन कार्बाइड हुआ, ये सब क्या है, कोवलेंट सॉलिड है। कोवलेंट सॉलिड क्या होता है, ये
ये ठोस होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ये ब्रिटेल भंगूर होते हैं। कोवलेंट सॉलिड क्या होता है, ये भंगूर होता है। इसके बॉन्ड की दिशा होती है। कोवलेंट सॉलिड में क्या होता है, बॉन्ड का डायरेक्शन होता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। उसके बाद तीसरा टाइप होता है मोलिकुलर सॉलिड का। वे सॉलिड जिसमें नॉन पोलर बॉन्ड या लंदन फोर्स मौजूद होता है, उसे